दोस्तों, आज का जो शो है ये शुरुआत है उस मुहिम की जो हमारे इंडस्ट्री के इंडिविजुअल्स हैं, जो थॉट मेकर्स हैं, थिंकर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। हम कहते हैं कि वो साइलेंटली वर्किंग एवरी टाइम। उनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे शेप ले रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है। और ऐसे जो हीरोज़ हैं, ऐसे जो लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले आज हम मिलेंगे डॉक्टर एमपी सिंह से। डॉक्टर एमपी सिंह IWST के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत सर स्वागत है, आपने समय निकाला। सर, कैसा लगता है इस इंडस्ट्री में? आप पहले IFS थे, अभी भी हैं। वंस एन IFS इज ऑलवेज एन IFS। सो यू हैव बीन, कौन से बैच से हैं आप? मैं 1989 बैच का IFS ऑफिसर हूँ। झारखंड कैडर है हमारा। मैं पहले डिप्टेशन में FRI में आया, तो मैं जनरली फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों पर फोकस किया। और अभी जब मैं IWST में आया हूँ, तो मैं अपने आप को वुड सेक्टर से कनेक्ट करके चल रहा हूँ। सर, अभी क्या क्या प्राइम एजेंडा है? आपकी वर्किंग किस किस तरफ बढ़ रही है? IWST क्या कर रही है? हम आपसे आज पूछेंगे इप्रिति के बारे में, हम आपसे पूछेंगे पास्ट के बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में। हम आपसे ये भी बातें करेंगे कि BIS का जो नया लॉ है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम आपसे ये भी बात करेंगे कि इंडस्ट्री को आप कैसा देखते हैं और आगे क्या सलाह देते हैं। अभी जो हम लोगों ने एक प्लान किया था 2019 के अंत में, कि जितने भी प्लाईवुड के स्टैंडर्ड्स हैं, वह जो इंडस्ट्री के प्रैक्टिस है और इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं, उससे मैच नहीं खा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने उसी समय प्लान किया था। हमने उस समय इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री मीट किया था, कानला में किया, कलकत्ता में किया और बेंगलोर में किया, और इंडस्ट्री के लोगों से मिला और एक फीडबैक लिया प्री कोविड। जी। तो हम लोग फिर उस पर काम करना शुरू किए, और उस चीज़ का आज 2014 में हम कह सकते हैं ये अचीवमेंट है कि नया कोड अभी रिलीज होगा 2024 में 24 में। अभी इस मंथ ही रिलीज होगा BIS कोड। BIS का। तो ये जो एक जो अभी जो प्लाईवुड के प्रोडक्ट्स में जो एक डायकोटोमी थी, जो इंडस्ट्री जो बना रही थी और जो स्टैंडर्ड जो था, उसमें बहुत मिसमैच था। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि मिसमैच नहीं हो। इससे क्या होगा कि जो एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा और कंप्लायंस ज़्यादा होगा। तो अभी जो QCO भी आएंगे, तो उसमें ज़्यादा इंडस्ट्री को दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी मैच करता है। जो अभी जो नए प्रैक्टिसेस जो है उसी के अनुसार से बनाया है। तो मेजर मेजर गैप क्या थे? मेजर गैप तो देखिए अभी जो सभी लोग का है कि नहीं, जैसे हम बात करते हैं प्लाईवुड इंडस्ट्री की, ऐसा तो नहीं है कि प्लाईवुड इंडस्ट्री अच्छा क्वालिटी नहीं बनाती थी। प्लाईवुड इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी क्वालिटी बना रही है। तो फिर भी वो गैप क्यों थे? गैप इसलिए थे क्योंकि उस समय जो पहले जो टिम्बर थे वो फॉरेस्ट से मिल रहे थे, और इसलिए जो टिम्बर का अभी जो स्पिंडरलेस पीलिंग हो गया है, अभी शॉर्ट डायमीटर के मिल रहे हैं। और इसके अलावा अब जो पहले जो एक कंसेप्ट था कि विनियर का ये थिकनेस होना चाहिए, ये सारे लोगों को मुसीबत डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली पुराने लॉग्स जब नॉर्थ ईस्ट से हुआ करते थे, शायद BIS के कोड्स तब बने थे, पुराने कोर्स पुराने कोड्स थे। और नॉर्थ ईस्ट क्लोजर के बाद जो एग्रो फॉरेस्ट्री पे इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, उस हिसाब से शायद स्टैंडर्ड्स रिवाइज नहीं हुए, या रिवाइज होने में कुछ चीज़ें छूट गई। रिवीजन का उस तरह से लोगों ने नहीं सोचा कि लॉ पूरे रिवीजन करने की ज़रूरत है। अमेंडमेंट की कोशिश थोड़ी बहुत करते रहे, लेकिन एक जो इंडस्ट्री का जो फीडबैक है और जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं लिया गया। इसलिए इंडस्ट्री अपने आप को काफ़ी एक कनेक्ट नहीं फील करती थी BIS के स्टैंडर्ड्स को। जी। तो उसको हम लोगों ने गैप को साधने की कोशिश की। हमने कहा कि जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो इंडस्ट्री का जो मेजर प्रोडक्ट्स है उसी के अनुसार से हमारे स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि हम एक यूटोपियन तरीके से कोई स्टैंडर्ड बना दें जो कि मार्केट में नहीं है। जैसे
फेस की थिकनेस इसकी थिकनेस 0.8 mm। सबसे बड़ा मुश्किल था। मतलब अगर अगर बीआईएस के नॉर्म्स को अप्लाई करें तो कोई कोई प्रोडक्ट पास ही नहीं होता। क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, वो रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के चीज़ों को फिर उसी तरह से आप देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ में एमओआर एमओई ये सब में भी जो डिफरेंसेज आए कि तो ये बेंचमार्किंग बहुत ऊपर थी क्या? बहुत ज़्यादा ऊपर थी और मतलब ऊपर भी थी, थोड़ा उसमें गैप भी था। तो अब जो है सो हम लोगों ने ग्रुप बना के काफ़ी मेहनत किया और सब ग्रुप भी बनाए और उस पर काफ़ी मेहनत। तो क्या इंडस्ट्री अब एक पेज पर है इन नॉर्म्स के लिए? अब इस पर एक पेज पर होगी। अगर इसके बावजूद हम लोगों ने यह भी कहा है कि इसको इस स्टैंडर्ड के प्रकाशित होने के बाद में अगर कोई फिर भी कहीं पर दिखाई देता है कि अगर हम कर सकते हैं तो उसके सफिशिएंट डाटा होने चाहिए, सफिशिएंट टू सपोर्ट द डेटा। सपोर्ट द डेटा, देन ओनली वी कैन चेंज मेक द। तो अभी जो रिफॉर्म आया है बीआईएस कोड में, वो आईएस 303 में है, आईएस 2209 में भी है, 2202 सॉरी, हाँ, ये 4910 में भी है। और 4409 जो है स्ट्रिंग प्लाई में शटरिंग और प्लाईवुड और ब्लॉकबोर्ड और डोर्स। क्या रेजिन जो है आईएस 848 उसमें भी कोई चेंजेस आए हैं? नहीं, रेजिन के ऊपर में नहीं आया है क्योंकि ये जो रेजिन का कोड है वो अलग से गाइड होता है है ना। तो इसलिए उसमें भी चेंजेस नहीं आए हैं कि जो आपको क्वालिटी चाहिए आप रेजिन का तो कंटे का ये इशू है कि आप बॉइलिंग वाटर प्रूफ चाहिए, आपके बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस चाहिए क्या, या एमआर ग्रेड चाहिए, उसके ऊपर से रेजिन का डिपेंड करता है। रेजिन स्ट्रेंथ से ज़्यादा बॉन्डिंग का इशू है। तो उसमें चेंजेस नहीं आया है क्योंकि आप जैसे अप्लाई करेंगे जिस तरीके से आपको चाहिए उस। और दूसरा जो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ जो है वो हम लोगों ने जनरल प्लाई में ही एक कैटेगरी लाया है। यानी आईएस 303 के अंदर ही आपने, एक कैटेगरी लाया है ताकि किसी को अगर बॉइलिंग वाटर प्रूफ पहले भी तो था बीडब्ल्यूआर बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस था तो इसलिए प्रूफ कर दिया ताकि लोगों को इंटीरियर के लिए जो उनको ज़रूरत होती है उसको उनको जो है सो शटरिंग प्लाई यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़े या मेरिन प्लाई यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़े, जो कि एक्चुअल में स्पेशल पर्पस प्लाई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले बॉइलिंग वाटर प्रूफ को 72 आवर्स बॉइलिंग पास करने के लिए कहा जाता था आईएसआई स्टैंडर्ड्स में, अब वो क्या घट गया है? उतना ही करने के लिए किया गया है, लेकिन क्या है कि मेरीन ग्रेड में क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, ट्रीटमेंट का नॉर्म्स ट्रीटमेंट का जो नॉर्म पॉसिबल नहीं था, जो नहीं जो पॉसिबल, इम्प्रीगनेशन मेथड था उस। लेकिन क्या है कि उतने उतने इंसेक्टिसाइड को इंडोर में यूज करने की जरूरत नहीं है। ये Very good. इट इज नॉट Healthy- गुड फॉर healthy द नहीं है। हेल्थ ऑल्सो, इसीलिए उसको अलग से हम लोगों ने चेंज किया है। 2202 डोर में भी कोई चेंज आया है? डोर में अभी नहीं चेंज हुआ है अभी। बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री, अब मुझे लगता है कि जो स्टैंडर्ड्स है उसमें रिजल्ट पर ध्यान है, ना कि रॉ मटेरियल के स्पेसिफिकेशन पर। हाँ, पहले भी था वही बात थी, लेकिन जो जो रॉ मटेरियल थे उसके अनुसार से वैल्यूज अलग आ रहे थे जी। एंड अब रॉ मटेरियल चेंज हो गए हैं तो वैल्यू अलग आएंगे। तो जो वैल्यू अभी हो सकते हैं वही वैल्यू को हम लोगों ने डाला है। अब अगला स्टेप जो है वो हम लोग का है कि जो एमडीएफ में और क्या ला सकते हैं ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम एमडीएफ को ले जाएं। इसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे अभी हैं। काम कर रहे हैं। जैसे प्री लैमिनेटेड बोर्ड में अभी स्पेसिफिकेशन नहीं है, इवन प्लाईवुड में भी प्री लैमिनेटेड प्लाईवुड पे स्पेसिफिकेशंस का अभाव है। अब तो क्या प्री लैमिनेट पर वर्किंग हो रही है? इसके लिए है, इसके लिए हम लोगों ने इंडस्ट्री से बोला है ड्राफ्ट देने के लिए। कब तक उम्मीद कर सकते हैं इसमें रिफॉर्म? नहीं, जब आएगा तो कम से कम 7-8 महीने तो लग जाते हैं क्योंकि 3 मीटिंग होती है। तो क्या तब तक इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कोई चेक है, या वो प्रीलिम के नाम पर निकल आएंगे, सबस्ट्रेट भी उसके साथ पास हो जाएगा? और भी डिमांड्स आएंगे जब क्यूसीओ जब लागू होगा, जब बाहर की जो इंडस्ट्री जब इंडिया में जो सामान लाना चाहती है या जो लोग यहाँ पे बाहर के सामान को यूज करते हैं उसके कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी हैं। वो सब जब फीडबैक जब आएगा तो उससे और भी अलग अलग जो है सो स्टैंडर्ड्स बनेंगे इंडिया में भी। डॉक्टर साहब, जैसे 9 फरवरी डेट चली गई, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, और वहाँ पर वो कैप था कि 9 फरवरी के बाद ये क्यूसीओ जो लार्ज इंडस्ट्री के लिए वो लागू माना जाएगा, राइट? तो हम तो उसे अब लागू मान चुके हैं।
टेक्निकली तो लागू है। टेक्निकली लागू है, प्रैक्टिकली वो क्या होगा ये वक्त बताएगा। देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ने डब्ल्यूटीओ में तो सूचित बहुत पहले ही किया। कर दिया है, इसीलिए उसको विड्रॉ तो अभी करेगा। किया नहीं है। जी। इसलिए मुझे उसकी उम्मीद नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। होने की कोई 27 फरवरी आ रही है डेट प्लाईवुड प्रोडक्ट्स के लिए। छूट के लिए आ रही है, तो उसमें भी कोई टलने का संभावना अब तो दिखाई नहीं दे रहा। वो मुझे उम्मीद नहीं है, हाँ। क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंटरनेशनल जो स्टैंड है ना, वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। आप अगर चेंजेस करते हो, जब आप इंटरनेशनली किसी चीज़ को अधिसूचित कर देते हैं, उसके बाद में आप अपना चेंज करते हैं, और इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी इंडस्ट्री ने अब बोला है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मेजर इंडस्ट्री सबने, सभी स्टेक होल्डर्स ने कहा कि हमें एक्सेप्टेड है जो क्यूसीओ। चाहिए, ये एक एक समय था जब कोई इंडस्ट्री नहीं चाहती थी कि क्यूसीओ चाहिए, और आज के डेट में सबको चाहिए। को चाहिए। जिस इंडस्ट्री को क्यूसीओ सूट नहीं करता है, वह एमएसएमई में कुछ आते हैं, बेसिकली छोटे इंडस्ट्री आते हैं, जो कि कहेंगे तो पैकिंग ग्रेड का प्लाई बनाते हैं, जी। या उनको लिए चाहिए कि हमें कुछ और अलग स्टैंडर्ड पैकिंग ग्रेड का स्पेशल। तो वो कब तक प्रावधान आ रहा है? उसे 5-6 महीने तो लगेंगे, इसलिए तो अगर 27 तारीख को ये लागू होता है, यानी कोई चेंजेस या पोस्टपोनमेंट नहीं होता है, तो जो भी कंपनियां जो एमएसएमई में नहीं है उनके लिए तो लागू माना जाएगा। तो उनके प्रोडक्ट तो बाजार में आएंगे, और तब तक पैकिंग या यूटिलिटी ग्रेड तो अभी बना नहीं है नए स्टैंडर्ड में। वो मुझे लगता है कि तब तक बन जाएगा अच्छा। जब तक उनके लिए कंपलसरी होगा, क्योंकि उनके नीड एमएसएमई के लिए सेमी के लिए जब तक कंपलसरी होगा तब तक बन जाएगा। तब तक बन जाएगा, तो काम चल रहा है उस पर। हाँ, काम चल रहा है। और वो एक्सेप्टेड है गवर्नमेंट के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और इंडस्ट्री ने तो अपनी मांग रखी। नहीं, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, कोई जब दिक्कत इंडस्ट्री के आप लिए। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी जो प्रोडक्ट का एक यूज है, पैकिंग ग्रेड का एक डिटरमाइंड है कि इस कैटेगरी में इसको यूज होना है। जी। तो हम उसको नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं ना, इसलिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव टू क्रिएट। डॉक्टर साहब, आपने गांधीधाम, केरला और दिल्ली, नॉर्थ इंडिया सब जगह विजिट किया। सबसे ज़्यादा बेहतर क्लस्टर कौन सा लगा आपको, जो ज़्यादा प्रोएक्टिव है, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के प्रति ज़्यादा संजीदा है? ऑल्दो आपके लिए तो हर लोग प्रायोरिटी पर हैं, बट जिससे हम कुछ सीख सकें, हमारी इंडस्ट्री कुछ सीख सके जिस क्लस्टर से। नहीं, गांधीधाम में तो अच्छा है। वहाँ पे जनरली, क्योंकि पहले इंडस्ट्री ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी है, तो सिस्टमेटिक है वहाँ। सिस्टमेटिक भी है, और वो स्पेशल पर्पस से भी क्रिएट हुए थे, इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक है। जो बाकी जो जैसे केरल का जो इंडस्ट्री है, वो जनरली वो पैकिंग ग्रेड के प्लाई को ज़्यादा बनाते हैं, रबर वुड को यूज करते हैं, तो उनके लो यूटिलिटी में उनका प्लाई जाता है, और बल्कि लेकिन वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये भी है। तो इसलिए हम लोग किसी को भी कम महत्ता नहीं दे सकते हैं, सबका अपना-अपना महत्व है। बाकी जो कलकत्ता का है, वहाँ तो आप जानते ही हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, वहीं से ओरिजिन ही हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के बाद। और नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया में तो जमुनानगर का अपना अपनी कहानी है, और यहाँ पर भी सभी को थोड़ी-थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। मुझे लगता है कि अब उन लोगों ने केसीओ को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, तो दे विल आल्सो गो फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में जाएँगे, और इस पे इन्वेस्ट करेंगे, टाइम देंगे, और सर, अभी तो लगता है कि लोगों ने क्यूसीओ को, अभी जो रीसेंट एक्सेप्टेंस आई है, वो इंपोर्ट, बढ़ते इंपोर्ट से शील्ड करने के लिए वो माहौल बना है। तो क्या आपको लगता है कि क्यूसीओ के इफ़ेक्टिव हो जाने के बाद इंपोर्ट पर असर पड़ेगा? देखिए, जो लोगों की आकांक्षा है, और यह भी बात है कि अधिकतर जो इंपोर्ट हो रहे हैं, वह हाई वैल्यूड प्लाईवुड नहीं है, हाँ, वो सारे लोग लो वैल्यूड है। तो जब हम क्यूसीओ इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ के इंडस्ट्री जो है अपने इंडिया के स्टैंडर्ड से अगर प्रोडक्ट्स बनाएंगी, तो उनका मार्केट डाउन होगा, तो उनको फ़ायदा होगा यहाँ के इंडस्ट्री को, और कोई स्पेशल एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप हो जाएगा, जब आप अपना क्यूसीओ इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, और सभी लोग इम्प्रूव करेंगे,
और उनको इंपोर्ट करने में दिक्कत होगी, तो इससे तो माहौल बदलेगा। क्या बाहर की कंपनियां भी मुझे मतलब काफ़ी फ़ोन्स आते हैं और वो अप्लाई करना चाहती हैं या अप्लाई कर रही हैं, तो क्या उनके लिए BIS लेना बहुत आसान है जैसे इंडियंस के लिए, या उनको नॉर्म्स वही है, फीस अलग है, क्या है? देखिए, कुछ लोगों को अपनी दिक्कतें हैं, कंट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी है। जो कुछ ऐसे देश है जहाँ पर जो हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है, स्पेशली जो अ, हम लोगों ने जो प्रिजर्वेटिव्स का जो कंडीशंस रखा है, वो बहुत जगह ये अलाउड नहीं है। तो बहुत जगह ये मीट करना, इंडियन स्टैंडर्ड को मीट करना इतना आसान नहीं होगा। अब अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारा प्लाई इंपोर्ट होता है जिसमें कि कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता है, और इंडियन कंडीशन में बिना प्रिजर्वेटिव्स का प्लाईवुड चल नहीं सकता है। बोरर और टर्माइट तो हर घर में है। इसीलिए वो चीज़ें सूट नहीं करती है, तो इस वो चीज़ें अब एक्सप्लिसिट हो जाएगी। पहले कंज्यूमर को इतना मालूम नहीं होता था कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। लोग मार्केटिंग में, क्योंकि बाहर के जब कोई चीज़ प्रोडक्ट आता है तो उसकी जो मार्केटिंग होती है, वो एक इंडियन कंज्यूमर्स के माइंड में एक चीज़ है कि बाहर का है तो अच्छा है, इसमें वो बहुत सारे चीज़ों को ले लेता है। तो ये भी एक है, और उनका प्रोडक्शन लाइन भी जनरली लार्ज स्केल में है। तो क्या वो लोग प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर लेंगे? उनके कंट्री में अलाउड नहीं है, तो इतना आसान जैसे नहीं है। वियतनाम है हाँ, वियतनाम का थोड़ा सा मुश्किल है। और चाइना। चाइना का भी, चाइना में इंस्पेक्शन भी और वियतनाम में इंस्पेक्शन। वियतनाम थोड़े से अलग प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन और भी इश्यूज उसके साथ जुड़ेंगे। अब गवर्नमेंट का कितना फैसिलिटेट करती है इंस्पेक्शन में। और नेपाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि एक बात जरूर, मतलब सभी इंडस्ट्री को सेम प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। आप बाहर के इंडस्ट्री को एक बार इंस्पेक्शन करके लाइसेंस देते हैं, और यहाँ के इंडस्ट्री को आप रोज दिन विजिट करते हैं, जी। तो आपको दोनों का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आपको अगर आप किसी को लाइसेंस दे रहे हैं, देन यू शुड कीप ऑलवेज ऑन विजिटिंग, कीप या ऑन तो यहाँ भी विजिटिंग। साल में एक बार करो हाँ, तो और ये या तो वहाँ भी रेगुलर कोई जाओ। इशू बाद में आएगा, इसीलिए ये चीज़ें बाद में आएंगी। यहाँ की इंडस्ट्री डिमांड करेंगी कि दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पर रखने की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार आप लाइसेंस के ले लिए लिए तो वो चलता रहा। आप इंस्पेक्शन करा लिए, उसके बाद में आपका चल रहा है। तो अभी तो ऐसे ही होता है। इसलिए इस चीज़ को थोड़े से इंडस्ट्री सजग रूप से अगर ये कहेगी कि भाई अगर हमारे यहाँ रेगुलर विजिट्स हैं, कंप्लायंस चेक्स हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो वो वहाँ भी होने चाहिए। मुझे दिखता है कि साल में 3 बार या 4 बार ऑडिट होती है डिपार्टमेंट की, तो वहाँ भी वो डिमांड की जाएगी। तो क्या वो कंप्लायंस अगर करें तो वहाँ के लोग रिटेन कर लेंगे? थोड़े बहुत तो करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा निकल। MDF में क्या लगता है? एमडीएफ में तो अगर मुझे लगता है कि अभी जो थ्रेट आ रहा है एमडीएफ में, वह इंपोर्ट से है, लेकिन उससे ज़्यादा अपना भी ऑगमेंटेशन करने की ज़रूरत है। हम खुद ऑगमेंट करेंगे अलग अलग क्वालिटी। अगर हम अपनी अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। क्योंकि देखिए, ये भी बात जरूरी है कि बहुत सारे इंपोर्टर स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है सो उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी हमारे पास, हमारी इंडस्ट्री के पास वो नहीं पहुंचते हैं अपना क्वेरी लेके। वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर से उनको सप्लाई आसान होता है। यहाँ पे इंडिया में उनको पता करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, और वो मार्केटिंग भी उनकी अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स भी हैं जो कि उसको लेके आते हैं। तो ये चीज़ को हमारे इंडस्ट्री को भी समझना पड़ेगा कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उनको डिमांड है। जो इंपोर्ट करते थे उसी तरह का चीज़ें हमें बनानी पड़ेगी उनके नीड्स। मुझे लगता है कि जो प्लाईवुड है या MDF है वो इंडिया में बेहतरीन क्वालिटी का बनता है और बन रहा है, क्योंकि पहले वो प्लाईवुड में भी देखिए तो मैट बेस प्रोसेसिंग नहीं होती थी। पिछले 4 सालों में कैलिब्रेटेड प्लांट बहुत सारे इंडिया में ऐड हुए हैं, जिसके चलते अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड यहाँ बनती है। और सेम चीज़ MDF में देखें तो कॉन्टीन्यूअस लाइंस लगी हैं आज इंडिया में, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल मेक्स के बहुत अच्छी लाइनें लगी हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लाइनें लगी हैं। तो MDF की भी क्वालिटी यहाँ मिलने लगी है। पार्टिकल बोर्ड में
वो हम मुझे लगता है कि जो नए 2 प्लांट आ रहे हैं वो बदलाव देखेंगे यहाँ पर। तो पहले प्रोडक्ट ही नहीं था तो मार्केटिंग अपने आप हो जाती थी बाहर की, लेकिन अब प्रोडक्ट है तो बाहर के लोग अब इसलिए ला रहे हैं क्योंकि प्राइस में मिसमैच है और शायद क्वालिटी कहीं ऊपर नीचे होगी। एक नहीं, क्वालिटी देखेंगे, मुझे लगता है कि थोड़े से डायलॉग की भी कमी है। जो उनका एक लिंक बना हुआ है, इम्पोर्टर्स का सप्लायर का एक लिंक बना हुआ है। ये जो किसी आएगा ना, वो लिंक थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो ये लिंक इंटरनल बनेगा। तो ये क्यूसीओ आने से लिंक जो डिस्टर्ब होगा और इंटरनल बनेगा, इसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। ये ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी यूजर्स उस तरफ देखना शुरू कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो कंप्लायंस है डोमेस्टिक की, क्या उसके चेक पॉइंट्स भी बन गए हैं या बन रहे हैं कि पहले की तरह ही ढीला ढाला चलेगा? नहीं, कंप्लायंस तो देखिए, और भी जब ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी, जितना जब क्यूसीओ होगा सभी के लिए कंपलसरी होंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्री ज़्यादा आएंगी। तो बीआईएस में भी इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि उसकी कैपेसिटी कैसे ऑगमेंट की जाए। तो उनके पास तो एक साथ बहुत सारे सेक्टर्स के क्यूसीओ आ गए। हाँ, मुझे लगता है उसमें बातें चल रही है, और सब मुझे लगता है उनको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाए। थर्ड पार्टी लैब्स। थर्ड पार्टी लैब्स या आउटसोर्सिंग, certain things can be outsourced also, so that that will be augmented. डॉक्टर साहब, आने वाले समय में हम एमिशन पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि आज कार्बन फुटप्रिंट की बात हो रही है, हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, इंडस्ट्री के एमिशन पे बात हो रही है, प्रोडक्ट के एमिशन पे, इंडोर एयर क्वालिटी की बात हो रही है। तो ऐसे में बीआईएस में भी नॉर्म्स बन रहे हैं क्या? अभी तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है इस तरह की। नहीं, टेस्टिंग फैसिलिटीज तो जो हम लोगों ने प्रोसीड्योर दिया है वो बहुत सारे इंडस्ट्री में लग सकती है। और अभी जो नया जो स्टैंडर्ड आए हैं, उसमें हम लोगों ने इमिशन का नॉर्म्स, जो फॉर्मेल्डिहाइड इमिशन का नॉर्म्स दिया है। क्या है वो? ये E1 एंड E2 दो दो स्टैंडर्ड लेके आए हैं। तो और E1 में थोड़ा मेहनत करेंगे तो सभी प्रोडक्ट E1 में आ जाएंगे। और जो हो सकता है कि जो इंडस्ट्री नहीं कर पाती है, तो E2 में तो सभी सेटिस्फाई करेंगे। बीआईएस नॉर्म्स में ई1 और ई2 अब मेंशन होकर आ रहा है। मेंशन होके आ रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने लाया, क्योंकि जब बाहर हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड इमिशन के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग को ही अपना खुद इन हाउस भी होना चाहिए ये स्टैंडर्ड। इसीलिए E1 E2 दो स्टैंडर्ड। इसको टेस्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट है वो आपको आइडिया है क्या कितने का पड़ेगा किसी इंडस्ट्री के लैब में लगाने के लिए? जो अभी जो मेथड हम लोगों ने दिया है, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। इसमें एक लाख के आसपास में हो जाएगा। एमिशन वाला? और बाकी जो अपना प्रोडक्ट्स को इक्विटी में देंगे और हमारे यहाँ देंगे, तो उसमें तो हम लोग करेंगे ही, है ना? लेकिन जो इन हाउस जो कर सकते हैं, थोड़ा वो सिंपल ये मेथड रखा गया है। बोरर और टर्माइट्स के लिए भी कोई टेस्ट है? अभी मॉडिफिकेशन कुछ हुआ है उसमें? नहीं, टेस्ट में मॉडिफिकेशन नहीं, प्रोसीड्यूर में नहीं मॉडिफिकेशन। जो छोटी फैक्ट्रियां हैं और बड़ी फैक्ट्रियां हैं, दोनों के पास बी ग्रेड प्रोडक्ट निकलता ही है। किसी के यहाँ 4%, 2%, 4%, 8%, 1%। जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज फैक्ट्री है वहाँ 1 to 2%। जो थोड़ी कम ऑर्गेनाइज है, कम इक्विप्ड है, वहाँ पे भी 4 to 5 to 6% गुड्स बनते हैं जो बी ग्रेड हैं, और ये रीप्रोसेस नहीं हो सकता। इसके लिए क्या स्टेप ले रहे हैं आप? यह लास्ट टाइम बीआईएस की सीडी मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। उस पर मतलब इंडस्ट्री के तरह से यह सहमति बन रही थी कि जो हम लोग नया जो एक स्टैंडर्ड लाएंगे पैकिंग ग्रेड में, उसमें जो इधर सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो पैकिंग ग्रेड में उसको तो उस पर क्या पैकिंग ग्रेड लिखा जाएगा? पैकिंग ग्रेड, हाँ, पैकिंग ग्रेड ही लिखा। तो ये वर्ड पे, इस पैकिंग ग्रेड वर्ड पे सबकी सहमति बन गई? अधिकतरों की बन गई, नहीं तो बाकी अब फिर अभी 26 को मीटिंग है, फिर इसके बाद में उस तो पैकिंग ग्रेड है या यूटिलिटी ग्रेड है? यूटिलिटी ग्रेड में लोगों को थोड़ा सा कुछ लोगों को उस पर रिजर्वेशन है। लेकिन पैकिंग ग्रेड पे सभी सहमत हैं। पैकिंग ग्रेड पर सहमति इसलिए है कि यूटिलिटी ग्रेड थोड़ा वाइड हो जाता है, पैकिंग ग्रेड सिर्फ पैकिंग तक पिंक सीमित तक रहता सीमित रहता है। है। तो आपको नहीं लगता कि जो हमारी एमएसएमई है
प्लाईवुड या पैनल से जुड़ी छोटी वाली इंडस्ट्री है, वो तो पैकिंग ग्रेड ही बना रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ तो नहीं जानबूझ कर पैकिंग ग्रेड बना रही है, उनका मार्केट है। अच्छा। आप पैकिंग ग्रेड को इन्फीरियर मत समझिए, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं पैकिंग ग्रेड। तो वो पैकिंग ग्रेड जब उस पर लिखेंगे, उसका पर्पस वही है, मतलब मेरा कहने का मतलब है यह स्पेसिफिक पर्पस प्लाईवुड है। तो वो जो पैकिंग ग्रेड का आईएस आएगा, आईएस कोड आएगा, वो प्रपोज्ड हो गया क्या या बन रहा है, या आप लोग अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं? अभी ड्राफ्टिंग में है, अभी कब तक उम्मीद है कि ये पैकिंग ग्रेड का कोड ड्राफ्ट हो जाएगा? 6 महीने तो लगेंगे। 6 महीना। तो तब तक जो प्लाईवुड आ रही है वो उस पर IS-303 ही लगाएं लोग, तो कोई दिक्कत? देखिए, इसमें 2 बातें हैं, मतलब मेरा अपना सुझाव था और हमारे इंस्टीट्यूट से सुझाव भी गया था बीआईएस को कि जो 303 का जो रिजेक्ट है, उसको आप रिजेक्ट बोले 303 का। जो सटिंग प्लाई का रिजेक्ट है, उसको सटिंग प्लाई का रिजेक्ट बोले। जो मेरिन का रिजेक्ट है, उसको मेरिन का रिजेक्ट। उस पर ऐसा ही लगेगा या रिजेक्टेड ऐसा ही लिखा रहेगा? आप बोलेंगे 70, लेकिन रिजेक्ट उसमें लिखा रहना चाहिए, ताकि कंज्यूमर को मालूम हो कि ये 701 का रिजेक्ट है। यानी अगले 6 महीने जब तक ये ड्राफ्ट होकर नया कोड नहीं आता है, तब तक आप ये रिकमेंड करते हैं कि उस पर जो भी ISI है उस पर रिजेक्टेड लिखा रहे। देखिए, ये चीज़ें सिर्फ प्लाईवुड में ही नहीं है, ये एमडीएफ में भी लागू होता है। वहाँ पर भी 10% तो क्या ये एडवाइजरी चली गई इंडस्ट्री को? नहीं, इंडस्ट्री नहीं, अभी ये हमने प्रपोज किया बीआईएस को। ओके। बीआईएस उस पर मंथन कर रही है। कब तक उम्मीद है? बीआईएस को अपना रिजर्वेशन है कि कोई रिजेक्ट ग्रेड नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कि विदेशों में, दूसरे देशों में हम लोगों ने देखा है, मलेशिया में ये चीज़ है, रिजेक्ट ग्रेड लिखा होता है। तो आप, क्योंकि अब और भी, ये सिर्फ इतना ही में नहीं, किसी भी प्रोडक्ट में जाएंगे तो आप जो आप बना रहे हैं उस टेंडर का जो चीज़ नहीं बनेगा, आप शॉर्ट में जाइए, जिस जो नहीं होता है उस कंपनी का रिजेक्ट भी आता है। तो ये मार्केट का ये नॉर्म है, और ये तो प्रोडक्शन का ये तरीका है, ये तो आना ही है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बीआईएस को भी अपने माइंडसेट को चेंज करने में, क्योंकि अदरवाइज ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो आपको, अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में BIS भी सहमति जता लेगा, जब तक कि कोड्स फिर से नहीं रीराइट होते। एक कोर्स जो रिलाइट होगा वो भी जनरली पैकिंग ग्रेड के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए होगा। तो आप जो शटरिंग प्लाई बना रहे हैं या आप जो मेरिन प्लाई बना रहे हैं, उसको आप नहीं चाहेंगे पैकिंग ग्रेड के लिए उसको मार्केट में ले जाए। तो इसका वो अलग, जो पैकिंग ग्रेड है वो अलग है, जो कुछ इंडस्ट्री बना रहे हैं उस स्पेशल पर्पस है। बाकी जो चीज़ का रिजेक्ट होता है, जैसे एमडीएफ का जो रिजेक्ट हुआ, वो एमडीएफ का रिजेक्ट ही कहलाना चाहिए और रिजेक्ट के रूप में जाना चाहिए। जो पैकिंग ग्रेड नहीं है इसलिए नहीं है, हाँ, नहीं, किसी भी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 303 में भी जो आपका रिजेक्ट आता है, आप अगर बनाने चले हैं बॉइलिंग वाटर प्रूफ, अब बॉइलिंग वाटर प्रूफ नहीं बना आपका, आप उसको रिजेक्ट करेंगे। तो आप बॉइलिंग वाटर के प्रोसेस में गए, वहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो आप उसको बोलेंगे बॉइलिंग वाटर प्रूफ रिजेक्ट। ये हम लोगों ने सजेशन बीआईएस को दिया है। अब ये, और इस पर इंडस्ट्री भी इस बात को समझती है और सभी इंडस्ट्री का भी ये व्यू है, क्योंकि रिजेक्ट कह के, जो चीज़ जैसा है वही कह के बिकना चाहिए कंज्यूमर के पास में। तो अब तक की जर्नी में जो कन्वर्जेशन है उसमें कुछ बातें बहुत सीधी सीधी निकल के आ रही हैं, जैसे कि इंडस्ट्री को QCO के आने के बाद होप है कि अब इंडस्ट्री में कोड्स को लेकर एक सहमति बनी है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आएगी प्रैक्टिसेस में, ग्रेडिंग में, और अलग अलग कोड्स अलग अलग ग्रेड के लिए बनेंगे तो इंडस्ट्री और राहत महसूस करेगी। फिलहाल इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी एक पेज पर हैं। IWST के डॉक्टर MP सिंह ने जो रिकमेंडेशंस की हैं ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर फ्रेटर्निटी टू द गवर्नमेंट एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स, उसमें कुछ बातें बहुत क्लियरली हैं कि जो पैकिंग ग्रेड है उसके लिए अलग कोड लिखा जाए, या जब तक वो कोड लिखा नहीं गया या नया कोड आ नहीं जाता है तब तक उस पर रिजेक्ट ग्रेड ऑफ प्लाईवुड या रिजेक्ट ग्रेड ऑफ MDF मेंशन हो। इस पर BIS अभी सहमत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सहमति बनने के आसार बनने के ऊपर चर्चा हो रही है। मतलब एक और इस पर क्लियर करना चाहता हूँ कि जो
पैकिंग ग्रेड है, इट इज ए स्पेशल पर्पस प्लाई जी which many industries are making it. जी They are manufacturing They are for making. for packing purpose only. राइट So we want to bring one another standard for packing grade, हाँ but that is not a substitute for reject grade. ओके Reject grade will be in every standard. अच्छा आप जनरल ग्रेड का 303 का अप्लाई बना रहे हैं और उसमें से आपका रिजेक्ट हो गया फॉर एनी रीजन, देन यू मार्क एज ए रिजेक्टेड. So this is reject and that will be sold as the reject only. तो इसमें पैकिंग ग्रेड अलग आएगा, रिजेक्ट ग्रेड भी एग्जिस्ट करेगा, Yes. नहीं तो सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम. नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं. एमडीएफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मेरीन प्लाई का सॉल्व नहीं होगा. जो आप स्पेशल पर्पस के लिए मेरीन प्लाई बना रहे हैं उतना प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, उसके बाद आप उसको पैकिंग ग्रेड तो नहीं बोल सकते हैं, पैकिंग में नहीं जाएगा वो. उसके लिए रिजेक्ट मरीन ग्रेड ही होगा. हाँ रिजेक्ट मरीन ग्रेड होगा. तो उसको जो जिसको उसको उस जहाँ पर उसको उस तरह के वैल्यू की जरूरत नहीं होगी उसको वो यूज करेगा. क्या IS 710 अब है, एग्जिस्ट कर रहा है IS 710? हाँ स्पेशल पर्पस प्लाई है ना, क्योंकि पहले यह कॉमनली यूज होता था. लेकिन जब हम लोगों ने जनरल पर्पस में ही बॉइलिंग वाटर प्रूफ ले आए तो अब उसको स्पेशल पर्पस के लिए ही रहेगा. अगर मेरीन के कंडीशंस के लिए किसी को आउटडोर के लिए चाहिए तो वो जो है सो मेरीन क्या उसमें अभी भी इम्प्रीगनेशन वाला क्लॉज है, फेस विनियर वाला क्लॉज है? वो रहे. उसको हम लोगों ने मॉडिफाई नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो स्पेशल पर्पस के लिए है. वो आपको जरूरत था जनरल पर्पस के लिए, तो जनरल पर्पस के लिए हम लोग ला दिए जिसमें कि इम्प्रेगनेशन की जरूरत नहीं है. एक्सपोर्ट आगे आने वाले समय में क्या लगता है, भारत जो तमाम रिफॉर्म्स आप लोग कर रहे हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर, प्लस मोदी जी बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर इंडिया को एक विकसित देश की तरफ ले जा रहे हैं, विकसित देश यानी विकसित इंडस्ट्री भी होगी, क्या यहाँ से आने वाले समय में आप वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स और इससे रिलेटेड मटेरियल्स फर्नीचर में एक्सपोर्ट हब बनता हुआ कैसा लग रहा है? कितना दूर हैं हम अभी उससे, उस सपने से? देखिए वुड प्रोडक्ट्स में तो बहुत जल्दी हम लोग अचीव कर सकते हैं. कब तक? ये एक एक अ, जो अभी जो QCO आया है, जो क्वालिटी कंट्रोल का एक मुहिम चलेगा, जो 4-5 साल में जो क्वालिटी प्रोडक्शन होने लग जाएंगे तो हम लोग को कुछ कंट्रीज मिलेंगे जहां हम एक्सपोर्ट का, अभी भी कुछ जगह हो रहे हैं, और ये कंट्रीज मिलेंगे जहां हमारा जो प्रोडक्ट है वो चीप होगा तो हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे. और चीप कैसे होगा? देखिए चीप तो लेबर फोर्स है हमारे यहाँ, और रॉ मटेरियल भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है. सर रॉ मटेरियल महंगा तो है कंपेयर टू, आज देखिए नेपाल हमें कम्पीट कर रहा है. देखिए नेपाल का कंडीशन हमसे जो 30 साल पीछे है वो, तो नेपाल जैसे कंट्री तो आपको हमेशा इस तरह से आएंगे, नए नए कंट्री आएंगे जो आपको थोड़ा सा कंपटीशन देंगे. क्या क्या अब ISI नाम्स का कोई असर नेपाल पे भी आप देख रहे हैं, जैसे आपने? देखिए वो उसका प्रोडक्ट तो आप भी जानते हैं कि बहुत लो क्वालिटी का है, तो कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा वो भी अपने क्वालिटी को कुछ जगह, क्योंकि हम लोग नेपाल से बहुत जुड़े हुए हैं. जी बिल्कुल जुड़े हैं. तो यहाँ के भी लोग जाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट भी यहाँ का वहाँ पर हो. तो और ये नेपाल में इंस्पेक्शन कराना थोड़ा आसान होगा बशर्ते अलग कंट्रीज में, क्योंकि आप रोड से कनेक्टेड है, आपका फ्री एक्सेस है. तो अगर दोनों तो नेपाल भी थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उससे हमारा कुछ जो एक्सचेंज ऑलरेडी है. हाँ. तो नेपाल की क्वालिटी में वो इम्प्रूव करें तो एक स्टेट की तरह होगा, जिस तरह से एक स्टेट से आपको आ रहा है तो वो कुछ मार्केट को करेगा. अभी जो ज़्यादा फ्लो हो गया है वो बैलेंस आउट होगा. बैलेंस आउट हो जाएगा वो, क्योंकि पहले नेपाल जाता था यहाँ से प्लाईवुड. हाँ अब उल्टा है. हाँ तो अभी जब उसके पास रॉ मटेरियल है, सस्ता रॉ मटेरियल है, और उसके पास फिर लेबर फोर्स भी है. क्या आपको लगता है कि QCO अब चूंकि कगार पर खड़ा है इम्प्लीमेंट होने की, इससे इंडिया का जो कंज्यूमर है उसको बेनिफिट होगा? अब वो फुल नहीं होगा, या ये जस्ट एक कंप्लायंस का फॉर्मेलिटी? देखिए इंडियन कंज्यूमर्स अब ज़्यादा सजग हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि सारे जो है वो
QC सबको रखना है क्वालिटी कंट्रोल, तो सबको BIS लेना है। तो अब ओनस जो है सो उस इंडस्ट्री से ज़्यादा BIS के ऊपर भी जाता है कि आप जो प्रोडक्ट में जिसके में आपका स्टैंप लगा हुआ है वो प्रोडक्ट अगर ख़राब निकलता है तो दे विल हैव मोर ऑप्शन टू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट एंड से स्टेट क्लियरली। अभी तो उसके पास को उसको लोग ये सिखा देते थे कि आप ब्रांडेड में मत जाइए, BIS से मत जाइए, अनब्रांडेड में जाइए, आपको सस्ता मिलेगा। जब वो ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स के लिए भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा कंज्यूमर्स को। एक अंतिम सवाल है, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, जैसे एज बैंड है, WPC बोर्ड्स हैं, प्री लेमिनेटेड बोर्ड्स हैं, कॉम्पैक्ट लेमिनेट बोर्ड्स हैं। ये यूज़ इसी इंडस्ट्री में हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई IS कोड नहीं है। क्या इस दिशा में आखिर इंडस्ट्री जाए किसके पास? आप ही लोगों के पास आएगी? ये एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है जी। ये प्रोडक्ट्स जो है एक तरह से देखिए तो प्लाईवुड और MDF और पार्टिकल बोर्ड को चैलेंज करती है सीधा, और उसी के एक कंज्यूमर बेस में घुसेगी है। तो आगे आगे इसको देखने की ज़रूरत है और वुड बेस्ड इंडस्ट्री को या दूसरे इंडस्ट्री को, और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम प्लाईवुड के लिए QCO लेके आए और MDF के लिए QCO लेके आए और ये जो प्रोडक्ट्स है उसको हम फ्री छोड़ दें। ये होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, ये सारे अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स नहीं है, हाँ, ये सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग रन में। तो इनको बढ़ावा मिलना नहीं चाहिए, इन्वायरमेंटली सेफ नहीं सेफ नहीं है, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो आपको इसको भी ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए कि आप QCO को आप ले आए और इसको रोक दें। इसको आप फ्री छोड़ दें बिना कोई स्टैंडर्ड का, बिना कोई कंट्रोल का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कब तक इस पर पहल शुरू होने वाली है? क्या आपकी प्रायोरिटी में है डॉक्टर साहब? नहीं, मैं इस बात को आपके मटेशिया में जब मैं गया था तो मैं जब गया वहाँ पर जब प्रोडक्ट देखा तो मैंने उसी समय लिखा, गवर्नमेंट को लिखा है इस चीज़ को कि ये प्रोडक्ट्स उसको चैलेंज कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। सो वी शुड ब्रिंग सम नॉर्म। एक तो मिसनॉमर भी है, आप देखेंगे उसको WPC यूज कर रहे हैं और वुड प्लास्टिक कंपोजिट बोल रहे हैं, पता चला उसमें वुड है ही नहीं प्लास्टिक है, लेकिन नाम आप वुड ले रहे हैं। तो कंज्यूमर के माइंड में जा रहा है कि ये एक कुछ वुड से रिलेटेड है, लेकिन अब तो वहाँ PVC बोर्ड बोलना शुरू हो गया है। हाँ, तो ये इस चीज़ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई वुड के नाम को यूज ना करे। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में CD के दूसरे कमेटी में डील होती है ये, है ना, तो वहाँ से डील होगी। क्योंकि हमारे कमेटी में WPC लेके आए थे तो हम लोगों ने कहा कि आपका वुड कंपोनेंट कितना है। जब टेस्ट किया तो 10% भी नहीं था। हमने कहा 10% भी आपने वुड नहीं लगाया है तो हम अपने कमेटी में तो आपको स्टैंडर्ड नहीं बनाए। तो ये कौन सी कमेटी में जाता है? ये प्लास्टिक की अलग कमेटी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की लेकिन अलग। आपने सही कहा कि इसको घुसना तो इसी सेक्टर में है, आना इसी सेक्टर में, चैलेंज इसी सेक्टर को दे रहा है। तो फिर दोनों की कमेटी एक नहीं होनी चाहिए, या तो दोनों का मर्ज करके कुछ बने। नहीं, क्या है कि अगर हम अभी आए भी थे कुछ लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए, WPC पे एक ट्रेनिंग थी, हम लोग बहुत ज़्यादा WPC पर काम करते हैं, तो उसमें भी हमने इस मुद्दे को उठाया। हमने कहा आप एक नॉर्म तो लेके आइए कि आप 40% 50% वुड यूज करेंगे तब हम WPC बोलेंगे। वुड यूज कीजिए या प्लांट रेजिड्यू यूज कर लीजिए। नहीं, जैसे आपका ये मकसद होना चाहिए कि आप प्लास्टिक को बाइंडर की तरह यूज कर रहे हैं, राइट। प्लास्टिक को बाइंडर की तरह यूज करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए कि हम वेस्ट वुड को यूज कर रहे हैं और हम उसको प्लास्टिक से बाइंड कर रहे हैं, तो तब आपका सस्टेनेबल मटेरियल आएगा। अगर अदरवाइज तो हमारे कमेटी में आ नहीं सकता। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है ये वाली कि प्लास्टिक ही प्लास्टिक। चौखट जो है एक इग्नोर्ड एरिया है,
इंजीनियर्ड भी है और वुड भी है, इस पर भी कोई नॉर्म नहीं है डोर फ्रेम पर। हाँ, डोर फ्रेम पर भी तो आप लोगों ने कुछ किया है डोर फ्रेम के ऊपर, जबकि ये अब हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है। अब डोर्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह डोर फ्रेम और डोर के साथ इंस्टॉलेशन करती हैं, और डोर्स में भी किसी होना होगा, डोर्स में भी डब्ल्यूपीसी है, डोर फ्रेम भी इंपोर्ट हो रहे हैं। तो डोर फ्रेम के ऊपर कोई नॉर्म्स बन रहा है कि नहीं? नहीं, एक्चुअल में ये हमारी कमेटी में नहीं आती है। डोर फ्रेम जो है हमारी कमेटी में नहीं आती। डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम, ये सब हमारी कमेटी में नहीं है। ये लेकिन ये इशू है कि इसमें भी अभी ये सभी में नॉन रिन्यूएबल मटेरियल यूज हो रहा है। तो हमारी कमेटी में आता क्या क्या है? नहीं, जो लिग्नोसेलुलोज जो पैनल्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कमेटी में CD में 20 में आते हैं। CD20 में लिग्नोसेलुलोजिक वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। दूसरा जो है एक टिम्बर कमेटी है, टिम्बर स्टोर कमेटी है, जो उसमें अब ये टिम्बर रहेगा या तो उसमें आएगी, लेकिन वो भी नहीं है ये। अगर आप विंडो बना रहे हैं, प्लास्टिक से बना रहे हैं, तो वो हमारे कमेटी में नहीं आएगा, वो दूसरी कमेटी है एक इनका CD के, तो उसमें आ रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है, और इंडस्ट्री अगर इसको थोड़ी पहल करे तो ये इन्वायरमेंटल एंगल से इसको इंटरवीन करने की ज़रूरत है। डोर फ्रेम और स्पेशली चौखट की जहाँ तक बात, क्योंकि हम लोग जितना अभी क्या है कि हमें वुड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस क्लाइमेट को लिए वुड प्रोडक्ट को उल्टा प्रमोट करने। हाँ, ज़रूरत है। तो अब इसमें नॉर्म्स लाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, कि इस थोड़ी सी डिमांड और बढ़ेगी और अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग रियलाइज कर रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब हम लोगों ने 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी में इसको वुड के सब्स्टिट्यूट को प्रमोट कर रहे थे। क्या बात, हाँ याद है मुझे। तो ये जो गलती हुई है उसको अभी सुधारा जाना चाहिए। सुधारा गया है कि उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया गया है, लेकिन अभी गलती नहीं सुधरी है। अब गलती सुधारने के लिए और भी एक्टिव काम करने की ज़रूरत है, और कुछ बैन भी लगाने पड़ेंगे किसी तरीके से, क्योंकि ये एक फैशन हो गया है कि हम जहाँ पर नहीं चाहिए हमको नॉन रिन्यूएबल मटेरियल, वहाँ भी हम यूज कर रहे हैं, और जबकि फंक्शन में वो हम हो सकता है अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, चीप अवेलेबल है। इकोनॉमी इज मोर हैवी। हाँ, तो अब इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी की तरफ बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कालांतर में आए, जब क्लाइमेट चेंज का इशू को और तरीके से उसको कनेक्ट किया जाएगा, तो इस पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी तक हमने बात की ISI मार्क पे, BIS पे, CD पे, टेक्निकल अपग्रेडेशन क्या हो रहा है, रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, रिकमेंडेशन क्या हुई है। अब हम बात करेंगे प्लांटेशन की दुनिया में क्या हो रहा है, प्लांटेशन में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, और प्लांटेशन में क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज बात हमारी जो अब मुख्य मुद्दा बचता है कि प्लांटेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री, इस पर सर आपने बहुत पास्ट में भी काम किया है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया है, तो इस इंडस्ट्री के लिए क्या आगे की दशा और दिशा है? व्हाट इज योर डायरेक्शन? एनीथिंग कमिंग, एनीथिंग न्यू हैपनिंग? देखिए, अब तो इस पर चर्चाएं बहुत हुई है और सभी को कमी महसूस हो रही है, और आप भी जानते हैं कि इस तरह का जो उतार चढ़ाव किस लिए कैसे होता है। जब फार्मर्स ज़्यादा लगाते हैं तो उनको उतना प्राइस नहीं मिलता है। ये सब चीज़ सब महसूस हो रहा है। गवर्नमेंट भी इस पे इंटरवीन कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने तरीके से हमारी इंटरवीन। इंडस्ट्री सर जगह मांगती रहती है, लैंड मांगती है, बैरन लैंड मांगती है, शुरू से प्लांटेशन के लिए डिमांड करती है। क्या ये मांग सुपरफिशियल है या जायज़ है, और ये क्या ये पॉसिबल है या जस्ट मांग है? देखिए, कोई भी बैरियर लैंड पर प्लांटेशन आपको प्रोडक्टिव नहीं होता है। ये जो बहुत पहले से, आज से 20 साल पहले से ही ये डिमांड ये चलती आ रही है कि हमें डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड दे दीजिए। ये मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को कोई समझना नहीं चाहता है कि कोई लैंड डिग्रेडेड क्यों हुआ। ये इकोलॉजिकल कंडीशन है उसकी, है ना। उसको आप जो है सो प्रोडक्टिव नहीं बना सकते।
तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको प्रोडक्टिव लैंड की ओर ही जाना पड़ेगा, और उसके लिए किसान तो तैयार है ही हैं। किसान कितने भी लैंड में एग्रो फॉरेस्ट्री करने के लिए तैयार हैं, अगर कंडीशंस इतना ही है कि उनको सिक्योरिटी ऑफ प्राइस मिलना चाहिए, कि एक प्राइस उनको मिलेगा। किसानों में अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और और एक हम किसान की तरफ से नहीं सोचते हैं। अगर किसान की तरफ से सोचें तो किसान आकर पूछते हैं कि हम क्या लगाएं। सर गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट से बार बार लोग कहते हैं गवर्नमेंट सहयोग करे। अगर डिग्रेडेड लैंड वाली बात ही अगर इकोलॉजी के हिसाब से ठीक नहीं है तो फिर गवर्नमेंट से दूसरी मांग होनी क्या चाहिए? इंडस्ट्री को क्या मांगना चाहिए गवर्नमेंट देखिए, से? गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करे या कोई ऑर्गेनाइजेशन करे, ये गवर्नमेंट का काम जो है कोऑर्डिनेशन का है। आप गवर्नमेंट, जैसे पंजाब में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एग्रो फॉरेस्ट्री बोर्ड लाएंगे, वहाँ इंडस्ट्री के साथ बात कर रही है, तो वही गवर्नमेंट का एक काम दिशा दिखाना है और सबको एकजुट लेके आना है। इतना काम हो सकता है गवर्नमेंट का। क्या गवर्नमेंट से लोग जमीन या कोई फाइनेंस या फंड या कोई डिस्काउंट या कोई इनकम टैक्स में छूट या कोई एक स्पेशल केस के तहत, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई आया, क्या ऐसा भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि जिसने जितना प्लांटेशन किया या सैपलिंग बांटे उसको कुछ इंसेंटिवाइज कर दे गवर्नमेंट? ये भी तो एक कोऑर्डिनेशन ही है सर। इसको दूसरे तरीके से देखिए, ये अभी गवर्नमेंट ने ग्रीन क्रेडिट लॉन्च किया है। ग्रीन क्रेडिट क्या है सर? ग्रीन क्रेडिट है कि आप जितना पेड़ लगाएंगे उसके हिसाब से आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट ऑफ क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट मिलेगा किसानों को? किसान मतलब नहीं, इंडस्ट्री को भी या किसानों को किसी को भी किसी मिलेगा? को भी मिलेगा। तो क्रेडिट किस चीज का क्रेडिट? वो क्रेडिट फिर कॉर्पोरेट जो है फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, अच्छा, अपने सस्टेनेबिलिटी को दिखाने के लिए। ट्रेड करेंगे। तो एक तरह से एक शुरुआत सही रास्ते में हुआ है। तो जितने भी इंडस्ट्री हैं उसको भी इस तरीके से जाना पड़ेगा कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ग्रीन क्रेडिट अगर आपके पास है तो आप सस्टेनेबल हैं। तो सर ये ग्रीन क्रेडिट जो है, इसके इसके जो भी नियम हैं, जो भी इसके लिए डिफाइंड बातें हैं, वो कहाँ मिलेंगी और कहाँ हम? अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च हुआ है ये सर? प्राइम मिनिस्टर जब गए थे क्लाइमेट चेंज में दुबई में, तो उन्होंने लॉन्च किया था। अभी लॉन्च हुआ? अभी लॉन्च हुआ है। तो और ये इसका नियम बन रहा है, इसका प्लेटफॉर्म भी बन रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसे ही आए एक कॉपी हमें भी दीजिएगा ताकि हम इसे पब्लिश कर सकें। हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है इस तरह के नॉलेज की। आप रूप में है, लेकिन फाइनल होगा अभी अभी महीने दिन में फाइनल हो जाएगा वो। तो उसको उसके बाद में ये चीज़, यही तरीका है भविष्य में जाने का, कि आप जितना आप कंज्यूम करते हैं आप उस तरह से दिखाइए कि ये इतना ग्रीन क्रेडिट है, इतने पेड़ हम आप में पेड़ उगाने में इतने के में आपने सहयोग दिया है। तो एक तरह से आपका ऑलरेडी बैलेंस शीट हो जाएगा कि आपने जितना कंज्यूम किया उतना पेड़ आपने लगवाया है। तो सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म में आपका सस्टेनेबिलिटी बना रहेगा। जो आप आईएफएस हैं 1989 बैच के और झारखंड से हैं, आपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी बहुत काम किया है सर। क्या किया था वहाँ और वहाँ से हम आज क्या सीख सकते हैं? देखिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने यही कोशिश की कि अभी तक बेसिकली जो आप देखेंगे, जो इंडस्ट्री को विस्थापित भी हुए गोदावरी केस के बाद में, जी बिल्कुल हुई। तो उसके बाद में एक कंजर्वेशन ओरिएंटेड पूरी फॉरेस्ट्री हो गई थी और कोई प्रोडक्शन की बात नहीं करना चाहते थे। तो हम लोगों ने सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, क्राइटेरिया इंडिकेटर बेस्ड है, उसको हम लोगों ने 2014 में उसको इंडिकेट किया था। लेकिन अभी जो 2023 में जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड रिलीज हुआ है, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट तरीके से बोला है कि जो लैंड सुटेबल है प्रोडक्शन के लिए उसको आप प्रोडक्शन के लिए यूज करें। तो ये क्लियरिटी थोड़ी लाई गई है ताकि फॉरेस्ट से भी प्रोडक्शन हो सके। क्योंकि अभी इंपोर्ट जो इंडिया कर रहा है टिम्बर, वो बेसिकली शॉर्ट रोटेशन क्रॉप नहीं कर रहा है, लॉन्ग रोटेशन क्रॉप कर रहा है। टीक कर रहा है, पाइन कर रहा है, ऐसी चीज़ों का इंपोर्ट कर रहा है जो कि फॉरेस्ट से हो सकते थे वो चीज़ें। इसलिए अभी प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि इंडिया में भी टीक और पाइन जैसे पेड़ या यहाँ के कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये सुटेबल है क्लाइमेट
कुछ कई स्पीसीज़ के लिए जो इंडिया में अभी बहुत तेज़ी से नहीं उगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा आगे कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रीज़ के चलते? ये आगे आएगा अभी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी इस बात को सोच रही है कि अभी जो हम इंपोर्ट पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, और जो इंपोर्ट भी हो रहा है, जैसे टीक सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है इंडिया में, और टीक जो इंपोर्ट हो रहा है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, जहाँ पर टीक होता ही नहीं था। तो उन्होंने टीक का क्लोनर फॉरेस्ट्री करके, इंटेंसिव मैनेजमेंट करके, और 20 ईयर्स के रोटेशन में वो इंडिया को भेज रहे हैं। तो इंडिया को भी शुरू करने की ज़रूरत है। तो जब शुरू करेंगे तो उसको 20 साल और लगेंगे। आप यहाँ पर भी ऑगमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी कुछ क्लोन्स भी रिलीज हुए हैं इंडिया में भी टीक के, और किसानों में दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आई है। इंडस्ट्री के रूप में इंडस्ट्रियल प्लांटेशन नहीं हुआ है, कोई इंडस्ट्री नहीं आई है। वहाँ पर भी इंडस्ट्री गई और उसने कोऑपरेटिव बनाया फार्मर्स का, और उसके साथ में वो जैसा हमारे पॉपुलर और यूकलिप्टस में हो रहा है या हुआ है पेपर इंडस्ट्री के बाद, एमडीएफ इंडस्ट्री के बाद, प्लाईवुड इंडस्ट्री के बाद, तो वैसा आप कहते हैं कि अगर फर्नीचर बेस्ड इंडस्ट्री आती है या इमारती लकड़ी जो कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री यहाँ पर आती है, तो ये जो लॉन्ग रोटेशन लॉग्स हैं इनका भी सस्टेनेबल प्लांटेशन यहाँ संभव है? हाँ, हो सकता, बल्कि हमारा लैटिन अमेरिका से तो ज़्यादा अच्छा कंडीशंस है। अच्छा, तो हम तो ज़्यादा उगा सकते। ज़्यादा उगा सकते हैं, पर हमारा, और टीक तो हमारा नेटिव स्पीसीज है। हाँ, छत्तीसगढ़। पूरे पूरे झारखंड, पूरे आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ अंग्रेजों के टाइम में टी का प्लांटेशन नहीं हुआ। अच्छा, पूरे देश में टी का प्लांटेशन हुआ, और टी की एक ऐसी स्पीसीज है सभी जगह थ्राइव कर रही है, और उसका प्रोडक्शन और उस किसान भी पसंद करते हैं, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो अगर चाहेंगे तो उस दिशा में जाने की जरूरत है। बशर्ते कि उसका यूजेस हो। एक बात और बार बार जो अब आ रही है कि एमडीएफ के चलते किसान लकड़ी उगाएगा नहीं उतना कि प्लाईवुड को मिले, पूरा एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड ही खा जाएगा। क्या ये आपको लगता है इसमें तथ्य है? आप फॉरेस्ट्री के आदमी हैं, इतना रिसर्च पेपर्स आपने पढ़ा और खुद बनाया है, टेंडेंसी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर टाइट है, डार्क है? नहीं, देखिए, सबका अलग अलग सेगमेंट है। अब आप जैसे, मैं तो ये बोलता हूँ कि पेपर इंडस्ट्री का जो सेगमेंट है, उससे पेपर इंडस्ट्री जो पे करती है किसानों को, तो और जितना उनका रोटेशन है, उसके कंपैरिजन में एमडीएफ का रोटेशन थोड़ा ज़्यादा है। उससे ज़्यादा जाके प्लाईवुड में होता है। तो अलग अलग वैल्यू है, तो किसान डिसाइड करेगा कि कहाँ पर उसको जाना है। तो ये प्राइस का डिफ्रेंशिएशन ही गाइडिंग फोर्स होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को compete करेंगे। जो किसान कुछ दिन तक रख पाएगा वो जो है सो प्लाईवुड में आएगा, कुछ जो एकदम नहीं रख पाएगा वो पेपर इंडस्ट्री को देगा। तो ये इस तरीके से उसका ऐसे होता आया है। ऐसा होता है, ऐसा तो होगा ही, क्योंकि आपको प्राइस डिफ्रेंशिएशन है। तीनों इंडस्ट्री जो पे कर रही है वो अलग अलग रेट पे कर रही है, और मैक्सिमम जो है सो प्लाईवुड पे कर रही है, क्योंकि वैल्यू एडिशन हो रहा है। उससे ज़्यादा होगा तो फर्नीचर इंडस्ट्री पे करेगी, जहाँ राउंड टिम्बर का यूज होगा। तो ये तो प्राइस डिफ्रेंशिएशन है, आप कितना दिन तक रोक सकते हैं। तो पहले कोई किसान उगाता है तो पेपर इंडस्ट्री पे करती है, उससे ज़्यादा एमडीएफ पार्टिकल बोर्ड देता है और उससे ज़्यादा प्लाईवुड देती है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तो आना ही है, प्राइस जिसको ज़्यादा चाहिए वो प्लाईवुड को देगा, सो प्लाईवुड हैज़ नो रिस्क फॉर रॉ मटेरियल, दिस इज़ व्हाट यू मीन टू से। हाँ, इसमें मेच्योरिटी आने में थोड़ा समय है, यही तो। सर, प्लाईवुड में जो लॉग्स हैं उसमें आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा कि लोग नीचे का हिस्सा प्लाईवुड को देंगे और ऊपर का हिस्सा पार्टिकल एमडीएफ को देंगे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, इंडिया में प्रॉब्लम यह हुआ है ना कि सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। जो सर्विस सेक्टर एक होना चाहिए था, कि जो किसान के पास में पेड़ है और काटने वाला लॉगर्स अलग हो, वो सेग्रीगेट करे, फिर उसको अलग अलग इंडस्ट्री को दे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हो पाया है। और वो इंडस्ट्री जिस दिन इस तरह का लोग आ जाएंगे बीच में, जो कि किसानों से लॉग्स लेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे, उसको अलग अलग इंडस्ट्री को देंगे, ये एक गैप है। अभी भी देखेंगे तो एक ही इंडस्ट्री का आदमी है, वो जाता है किसान के पास में और वहाँ से लेकर आता है।
तो ये उस बीच में वो इंडस्ट्री का आदमी नहीं होके अगर वो अलग सर्विस होगा, हार्वेस्टिंग कंपनी होगी, तो ये चीज़ें आएगी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ग्रोथ होगा, फिर कुछ लोग आपके जैसे लोग कुछ आएंगे जो कि इंटरप्राइज बनाएंगे और जो हार्वेस्टिंग में ही काम करेंगे। वो डिफरेंट। ये बात सही है कि इंडिया में हार्वेस्टिंग की प्रोफेशनल्स नहीं है, सर्विस सेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी साफ साफ दिखाई देती है। सर, एक चीज़ तो सबसे बड़ी है कि इंडिया में स्किल की बहुत कमी है। हमारी इंडस्ट्री अभी स्किल की कमी से जूझ रही है, चाहे वो फर्नीचर इंडस्ट्री हो, प्लाईवुड हो। टेक्निकली साउंड लोग नहीं मिलते, क्योंकि एक नीश सेक्टर है। और आपने देखा इप्रिति एफआरआई ने अपना एक रोल निभाया है, लेकिन क्या ये रोल उस शिद्दत से निभ रहा है, और क्या लोग उस तरह से आ रहे हैं? उतनी क्वांटिटी नहीं आ रही। लोग इस सेक्टर में आते फिर निकल जाते हैं, पढ़ते पढ़ते ही आधे लोग निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है, कैसे? देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया लास्ट ईयर। हमने जो पीजी डिप्लोमा जो जो आपने किया है, उसमें 30 का इनटेक था, अभी हम 50 किए हैं। तो इनटेक तो हमने बढ़ाया है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं, ये पीजी डिप्लोमा को बड़े कंपनी ही लेके जाते हैं। जो मीडियम और जो स्मॉल कंपनी वो लेके नहीं जाते हैं। उनके पास कोई नहीं होता है, टेक्निकल मैन पावर नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को ये कहा है कि आप टेक्नीशियन का कोर्स चलाइए प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे आईटीआई होता है, तो आईटीआई जो है सो प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग में कोर्स कीजिए। दो जहाँ जहाँ क्लस्टर है वहाँ तो आप शुरू कर सकते हैं। ये हम लोगों ने कोर्स बना के भी उनको दिया है कि आप टेक्नीशियन बनाइए। आईटीआई पास होंगे, 12th के पास में जाएंगे, कोर्स बना के चला गया? कोर्स बना के चला गया। कब तक ये आ जाएगा सर? अब गवर्नमेंट का है, अब हमें उम्मीद है कि 6 महीने में आ जाए। और ये इसके आने की ज़रूरत है, और थोड़ा इंडस्ट्री को भी इसको पुश करने की ज़रूरत होगी। जैसे पंजाब में डिमांड करेंगे तो पंजाब में 1-2 जगह शुरू हो सकता है, उसी तरह से हरियाणा में शुरू हो सकता है। 1-2 आईटीआई वो कोर्स का ड्राफ्ट, मैं आपको दे दूंगा। तो उसे कोर्स का ड्राफ्ट दीजिए जरूर। ठीक है, जरूर दूंगा। हम लोग मिल के प्रयास करेंगे कि इंडस्ट्री उसको जोर लगाए। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम तो बहुत अच्छी बात है। हमने पीजी डिप्लोमा को देखा कि जो हमने 5 साल में अपना देखा कि पीजी डिप्लोमा बड़े इंडस्ट्री में जा रहे हैं, छोटे इंडस्ट्री कोई नहीं आते हैं। जी। वो बोले वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जी। तो अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर हम लोगों ने ये देखा उनका टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट। और उनको टेक्निकल मैन पावर नहीं है। केमिस्ट नहीं है, फिनिशिंग के लोग नहीं हैं, मेंटेनेंस के लोग नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये आईटीआई का कोर्स का सिलेबस। तो ये कितने समय का कोर्स है आईटीआई का? 1 साल का है। 1 साल का है। 1 साल का टेक्नीशियन का कोर्स होता है। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, दूसरे सेक्टर में जो कारपेंट्री का जो कोर्स था आईटीआई का, उसको वुड वर्किंग कोर्स कर दिया। उसमें हम लोगों ने कोर्स बना के दिया था, तो उस मिनिस्ट्री ने मान लिया और उसका नाम भी बदल दिया है। क्या हो गया? वुड वर्क हो गया उसका नाम। वुड वर्क। वुड वर्क, क्योंकि कारपेंट्री करने से लोग उसको जो है सो कास्ट से एसोसिएट करते थे, तो दूसरे लोग नहीं जाते थे। तो हम लोगों ने कहा भाई कास्ट बेस्ड नहीं कीजिए इसको, इसको आप जो है सो डिसिप्लिन बेस कीजिए। तो वुड वर्क को उन लोगों ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको सिलेबस भी चेंज किया है, जिसमें कि थोड़ी मशीन का भी बात किया है। तो ये उससे उससे जो है सो फर्नीचर इंडस्ट्री में वे लोग जब जाएंगे तो ज़्यादा सूट करेंगे। क्या आईटीआई के साथ साथ इप्रिटी के और सेंटर्स एजुकेशन के हिसाब से खुलने चाहिए, क्योंकि अब तो फंडिंग नहीं है गवर्नमेंट से? एक इंडस्ट्री जो है सो एक इंस्टीट्यूट काफ़ी है, ऐसे देखें तो जो सेक्टर है जितना डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। और अब तो जब इप्रिटी जो है सो IWST में मर्ज हो गया है, तो अब हमारे पास टोटल जो है सो 30 वुड साइंटिस्ट हैं एक जगह पर काम करने के लिए। तो जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का वो पूरा करने के लिए सफिशिएंट है, स्किलिंग का हो या अलग हो। क्योंकि वो जो आईटीआई जो कोर्स शुरू होगा उसमें हम लोग टीओटी करेंगे, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करेंगे। तो हम उनको ट्रेंड कर देंगे ताकि वो वहाँ पर ट्रेनिंग दे सकें। और जो ऐसे भी जैसे आपका भी WTA के भी जो लोग हैं या पुराने लोग हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके उसको आईटीआई में उसको कोर्स को शुरू कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो उसको थोड़ा ब्रॉड बेस करने की ज़रूरत है। नहीं तो सारा ओनस अभी मालिक के ऊपर में ही होता है कि क्या गाइडेंस देगा, कैसे प्रोडक्ट बनाना है।
उसका नीचे का स्टाफ में उस तरह से स्किल्ड होते नहीं है, तो ये थोड़ा दिक्कत आती वुड इंडस्ट्री की एसोसिएशन से आप कुछ कहना चाहते हैं सभी से कॉमन की क्या करें, एसोसिएशन का रोल क्या हो, दिशा क्या हो, दिशा दशा क्या हो, डेफिनेशन क्या हो, एसोसिएशन करे क्या? अब एसोसिएशन को कौन सा काम हाथ में लेना चाहिए? है। देखिए, एसोसिएशन तो बहुत एक्टिव है, बातों पर अपने अच्छी बात है, फॉरवर्ड लुकिंग है, लोग क्यूसीओ को भी सपोर्ट कर रहे हैं सभी एसोसिएशन से, और इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि पूरे इंडस्ट्री को अपने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में वर्क करने की ज़रूरत है। हम यह ना देखें कि रॉ मटेरियल कहीं और से आएगा, कोई और ला के देगा। अभी तक कुछ कुछ जैसे पेपर इंडस्ट्री कंप्लेन करती है कि आप हमारे रॉ मटेरियल में आप इंक्रोच कर रहे हैं, तो वो बात नहीं आनी चाहिए। आप खुद भी अपना रिसोर्सेस इतना तो लगा ही सकते हैं कि आप जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना आप हेल्प करें फार्मर्स को, तो मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी की ओर जाएंगे, ये इंडस्ट्री भी जाएगी। और नर्सरीज का रोल क्या है? क्या नर्सरी, आपको लग रहा है कि नर्सरीज वो काम कर रही हैं, या इतनी नर्सरीज हैं इंडिया में जो रिक्वायरमेंट वुड इंडस्ट्री की है? ये तो आ जाती है बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा इसमें गेस्टेशन पीरियड नहीं है नर्सरी के लिए। जब डिमांड होगी तो आ ही जाएंगे, और अभी भी जितने भी हैं वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है नर्सरी में, 1 से 2 साल में नर्सरी इस्टेब्लिश हो जाते हैं, और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का भी इशू नहीं है। अभी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल भी बहुत सारे, स्पेशली यूकलिप्टस में, पॉपर में तो बहुत जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो चुका है, और इवन मिलिया डूबिया में भी हुआ है। तो ये 3-4 स्पीसीज जिस पर कि इंडस्ट्री ज़्यादा रिलाई करती है, तो ये इंडस्ट्री के लिए तो उपलब्ध है। तो ये आगे जाने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि रॉ मटेरियल हमारा काम नहीं है। एक्चुअली इंटीग्रेटेड ही सोचना चाहिए। कोई भी आप जाते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो आप माइंस की तरफ देखते हैं ना आप, तो उस तरह से ये आपको इस तरह से देखना होगा कि आपको ये सस्टेनेबिलिटी भी आप ही का इशू है कि रॉ मटेरियल। और एक कुछ जगह लोग बातें तो कर रहे हैं कि एक डिसाइड करेंगे कि फार्मर्स को क्या मिनिमम देना है, तो एसोसिएशन करे या गवर्नमेंट करे, कहीं ना कहीं से एक एश्योरेंस जो है, एश्योर प्राइस किसान के पास में आना तो चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि टिम्बर के लिए भी कोई एमएसपी का प्रावधान बनाने की तरफ एसोसिएशंस को पहल शुरू करनी चाहिए? सुझाव जो था वो मैंने कुछ स्टेट्स को लिख के भी दिया है। मेरा सुझाव था कि एक फोरम बनाने की ज़रूरत है, जो वुड काउंसिल बोलिए, जो कि स्टेट के लेवल पर हो, और आप चाहें तो या तो कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, उसकी अध्यक्षता करें, और वही काउंसिल ये सारे पॉलिसी का जो उस स्टेट स्पेसिफिक जो नीतिगत निर्णय है वहीं से लिया जाए, और उसमें ये जो आप डिसाइड करें कि फार्मर्स को एक सपोर्ट प्राइस तो नहीं कहेंगे, एश्योर्ड प्राइस क्या होना चाहिए उस स्टेट के लिए, वो इंडस्ट्री मिलके वहाँ पर गवर्नमेंट से मिलकर वो तय कर देगी, ताकि वहाँ पर फार्मर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और गवर्नमेंट तो फार्मर को रिप्रेजेंट करता ही है। तो जो गवर्नमेंट, हाँ, तो इसलिए ये फोरम बनाना बहुत ज़रूरी है, वुड काउंसिल का फोरम बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों ने प्रयास किया था कि अभी तक हो नहीं पाया है, जो कि डीपीआईटी को प्रपोजल दिया था एक टिम्बर डेवलपमेंट काउंसिल बनाने के लिए। तो वो उसका इशू था कि जो इंडस्ट्री से जो से कि इंडस्ट्री का जो इशूज है वो बाकी डिपार्टमेंट से उसको उस काउंसिल के में डिसाइड हो। जैसे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, या कोई भी बीच बीच में इशूज आते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इशू आता है, तो उसको जो है सो उस फोरम पर तय किया जाए। बाकी जहाँ तक किसानों का मुद्दा है वो स्टेट के लेवल पर, स्टेट वुड काउंसिल के लेवल पर यह तय हो। IS 303 BWP लिखने की राह अब आगे आ गई है, लेकिन IS 710 जो सबसे ज़्यादा यूज्ड, या यूं भी कहें कि अब तक का सबसे ज़्यादा एब्यूज्ड BIS स्टैंडर्ड रहा है, वो एज इट इज़ है। लेकिन अब उसकी जांच में जब तक वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता तब तक वो नहीं लगेगा। सजगता रहेगी, टाइटनेस रहेगी डिपार्टमेंट की, और आने वाले समय में BIS भी अपने आप को बदल रहा है। थर्ड पार्टी सोर्सिंग टेस्टिंग के लिए हो, सैंपल लिफ्टिंग के लिए हो,
ये सारे प्रयास अगले 6 महीने 1 साल में दिखाई देने लगेंगे। डिपार्टमेंट में भी इस तरह की चर्चा है, ऐसा डॉक्टर MP सिंह कहते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बदलाव देखेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि QCO आने के बाद इंडस्ट्री और डोमेस्टिक यूज़र्स जो हैं, बड़े यूज़र्स हैं, वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के जो एजेंट्स या उनके जो सप्लायर हैं, उनके साथ वो डायलॉग्स के लिए हमेशा यूज टू रहे हैं। अब वो इंडिया वाले मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी उतने ही यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि QCO आने के बाद ये करना उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी विन विन सिचुएशंस में डॉक्टर MP सिंह साहब का जो रोल है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। और थैंक यू डॉक्टर साहब, आप जो कर रहे हैं वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे और इस पॉडकास्ट के शो में दोबारा हम फिर मिलेंगे कुछ ही दिनों में, नए डायलॉग के साथ, नए कन्वर्जेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।